पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर 2 बच्चों की अनूठी पहल। 30 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए रवाना होंगे। भिवानी सिटी स्टेशन पर ट्रेन से गिरा युवक। हादसे में युवक का दायां हाथ कटा, अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद पुलिस और 3 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। साइक्लोथॉन यात्रा कार्यक्रम से भाजपा नेता के बेटे को बाहर निकालने का मामला। भाजपा नेता के घर पहुंचे डीएसपी। मनीष सिंगला से अभद्रपूर्ण व्यवहार करने पर माफी मांगी। पाकिस्तान से लाई गई करोड़ों की हीरोइन सहित युवक काबू। अमृतसर के रास्ते लाता था हीरोइन, सिरसा और आसपास में करने थे सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर एक अहम और मजबूत संदेश देते हुए हरियाणा के 2 नन्हे मुन्ने बच्चों ने अनूठी पहल की है। जी हां, माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जज्बा रखने वाले दोनों बच्चे आर्यन और अनाया पंचकुला के हैं। 30 अप्रैल को ये दोनों बच्चे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए रवाना होंगे। पंचकुला में इन बच्चों से रूबरू होकर पता चला कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा जज्बा रखते हैं। हरियाणा लगातार नशे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, लेकिन पंचकुला के 8 साल के आर्यन और 9.5 साल की नाया ने इस दिशा में एक अभूतपूर्व और अनूठा कदम उठाया है। हरियाणा पुलिस विभाग की माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सौदा के बेटे और भतीजे अब उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जज्बा लिए हैं। इनाया, आप कितने साल की हैं? मैं 9.5 साल की हूँ। 9.5 साल की हैं आप। माउंट एवरेस्ट के लिए बेस कैंप के लिए जाने वाली हैं, किस तरह से एक्साइटेड है और क्यों आपके मन में ये बात आई? एक्चुअली मेरे मन में ये बात इसलिए आई क्योंकि आजकल हमारे जो टीनेजर्स वगैरह हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं एंड अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत कम हो दे वो, उसके लिए मैं माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ। जी, तो आपने अपनी पूरी तैयारी करी है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को लेकर? हाँ जी। कितने तारीख से शुरू होकर कब तक होगा, इसके बारे में बताएं। 30 तारीख से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। दिल्ली से नेपाल तक हमारी फ्लाइट है। एंड ख़त्म होएगा वो 28 को, आई थिंक खत्म हो। 28 डेज का है ट्रैक हमारा। तो वहाँ पे कई तरह के हैजार्ड्स होते हैं हेल्थ को लेकर, और कई तरह के अलग अलग वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो बहुत अलग है। ऑक्सीजन लेवल्स भी काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी ऊंचाई है, कई चीज़ों की वहाँ सुविधा नहीं होती है। जैसा आप अभी शहर में रहते हैं, यहाँ पे तो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो क्या सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? किस तरह से उनसे कोप करेंगे आप? एक्चुअली हमारे कपड़े, हमने जो कपड़े रखे हैं आराम से, तो वो बहुत ज़्यादा वार्म है, जिससे अगर मेरे को वहाँ ठंड भी लगी तो मैं और कपड़े पहन सकती हूँ। एंड मेरे पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं। एंड आप बात कर रहे थे कि ब्रीदिंग इश्यूज़, मैंने एक दवाई टाइप की ली है जिससे ब्रीदिंग इश्यूज़ ठीक रहते हैं। हाँ जी। और आप वो सुविधाएं के बारे में बात करें तो मेरे पास हर एक चीज़ है, फूड, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। भिवानी सिटी स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में एक युवक ने अपना हाथ खो दिया और फिलहाल युवक का नाम पता नहीं चल सका है और नागरिक अस्पताल भिवानी में उपचाराधीन है। तो वहीं पुलिस प्राथमिकी जांचकर्ता ने यह कहा कि सुबह युवक गंगानगर ट्रेन से उतर रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे आ गया और इस दौरान उसका दायां हाथ कट गया। इस सूचना पर जो है मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रेन की चपेट में आने से युवक का हाथ कट गया था। उन्होंने ये कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और शख्स ने लोअर टी शर्ट पहने हुई थी और नाम पता नहीं लगा, जिसकी पहचान की जा रही है। हमारे पास ERV पे एक कॉल आया था अननोन व्यक्ति के नाम से, और हम सिटी स्टेशन जाकर देखा और कॉलर से मिले। कॉलर ने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति स्टेशन के नीचे गिर कर उसका हाथ आ गया ट्रेन के नीचे, और उस व्यक्ति को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस के द्वारा GH भिवानी में लेके आई। उस व्यक्ति का कोई नाम पता हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो GRP से एक IO आया है, जिसके ये केस GRP IO सुदेश के हवाले केस कर दिया हमने। उस व्यक्ति का अभी हमें कोई एड्रेस नहीं मिला है, पता नहीं चला। उसका जो फ़ोन है उसमें अभी लॉक लगा हुआ है।
उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है भाई पता चल जाए वो कहाँ का रहने वाला है और क्या कहाँ का नहीं है। अभी उसका उपचार चल रहा है। तो ये कौन सी ट्रेन से आ रहा है? ये गंगानगर ट्रेन थी शायद, वो ट्रेन का पता नहीं कर पाए हम, क्योंकि जल्दी में हमने उसको उठाया और एम्बुलेंस की मदद से जीएच भिवानी में लेके आ गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों की याद में ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठवीं पातशाही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बैनर तले श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हुआ। गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी बाबा बेअंत सिंह ने अरदास कर अखंड पाठ साहिब की आरंभता की। तो HSGMC पूर्व प्रधान और पंथक दल झींडा ग्रुप के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह झींडा ने ये कहा कि पहलगाम में घटी आतंकी घटना की हम सब कड़ी निंदा करते हैं। उन तमाम शहीदों की याद में गुरुद्वारा श्री छठवीं पातशाही में श्री अखंड साहिब जी का पाठ रखा गया है। इसका भोग 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम विच निहत्थे सैलानियों ते मानवता नूं गोलियां नाल मार के उन्हां दी जान ली। असीं समझदे हां कि वो सैलानियों ते गोलियां नहीं चलियां, वो एक मानवता ते गोलियां चलियां ने। पर जिस तरह की खबर आ रही है वो एक बहुत ही माड़ी खबर कहांगे कि एक कम्युनिटी नूं निशाना बनाना। पर सुनने च ये भी गल आई है कि उहदे विच एक दूजी कम्युनिटी का भी आदमी से उन्होंने भी उन्होंने नहीं बख्शिया। किसी ते भी हमला होवे नजायज दुखदाई होंदा है। इस करके उन्होंने आत्मा की शांति वास्ते अज उन्होंने 9 दिन हो गए ने साडे सिख धर्म में 9वें दिन ही अंतिम अरदास का अखंड पाठ साहिब शुरू होंगे ने। सिरसा में नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री के साइक्लोथॉन यात्रा कार्यक्रम से भाजपा नेता प्रोफेसर गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला को डीएसपी जींद जितेंद्र राणा द्वारा बाहर निकालने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। जहां एक तरफ सिरसा में भाजपा नेता डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा के अभद्रपूर्ण व्यवहार की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार से डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। तो वहीं डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा भाजपा नेता मनीष सिंगला के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने मनीष सिंगला से अभद्रपूर्ण व्यवहार करने पर माफी भी मांगी है। आज माननीय मुख्यमंत्री की साइक्लोथॉन यात्रा ड्रग फ्री हरियाणा यात्रा बहुत कामयाब हुई। उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। एवं प्रशासन ने आज जो हमारे भाई मनीष सिंगला जी के साथ व्यवहार किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जो भी इसमें संलिप्त था, कह रहे हैं कोई डीएसपी संलिप्त था, वो ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सभी कार्यकर्ताओं का माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह है कि जो भी इसमें अधिकारी की लापरवाही से ऐसा व्यवहार किया गया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। सीआईए इलाहाबाद पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान गांव पनिहारी के बस स्टैंड से एक युवक को करीब 3 करोड़ रुपए की 450 ग्राम 9 मिलीग्राम हीरोइन के साथ काबू किया है। तो ये हीरोइन पाकिस्तान से लाई जा रही थी और अमृतसर के रास्ते सिरसा और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई की जाती थी। पुख्ता सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को बस से उतरते ही काबू कर लिया।
आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में तस्करी गिरोह से अन्य जो है वो लोगों की पहचान भी की जाएगी और उन्हें काबू किया जाएगा। तो जानकारी देते हुए डीएसपी संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुप्ता के निर्देश पे जो सिरसा ज़िले में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जो इसी कड़ी में कल जो हमारी सीआईए एलनाबाद की सब इंस्पेक्टर जगदीश के नेतृत्व में एक टीम जो पनिहारी गांव है जो सदर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, वहाँ पे चेकिंग पे थी। इसी दौरान उनको जो सरदूलगढ़ की तरफ से एक बस आती है जिसके अंदर से एक नौजवान लड़का उतरता है और जो पुलिस को देखते ही एकदम घबरा जाता है, जिसको जो हमारी सीआईए एलनाबाद की जो टीम थी उन्होंने शक के आधार पे उस लड़के को पकड़ के जब पूछताछ की तो अंदेशा हुआ कि इसके पास कुछ बैग में नशीला पदार्थ है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट गजटेड ऑफिसर को बुला के उसकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान 450 ग्राम और 9 मिलीग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ के आसपास है, उसे बरामद हुई। फरीदाबाद के सेक्टर 62 मलेरना रोड स्थित बीती रात करीब 11 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 75 और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। तो इस मुठभेड़ में 3 आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जिसके चलते आरोपी घायल हो गए हैं। उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू करते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। फिलहाल तीनों आरोपियों का फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं जानकारी देते हुए वल्लभगढ़ एसीपी महेश शिरोन ने ये कहा कि तीनों आरोपी वल्लभगढ़ के रहने वाले हैं और एक पवन नाम के लड़के को मारने की फिराक में थे। तो जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी सूचना मिली तो मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचकर उन्हें काबू करने में सफलता हासिल कर चुकी है। कल शाम को रात करीब 11:15 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें इन्फॉर्मर के द्वारा। तो उसमें हमारी जो सीआईए सेंट्रल की टीम है वो वहाँ पहुँची। तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि भी 3 लड़के हैं वहाँ पे, जिनका नाम है सुनील, गोलू और जोगिंदर, जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक पवन नाम का लड़का है जो विजयनगर आदर्श नगर बल्लभगढ़ का है, उसको मारने की योजना बना रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे हमारी जो सीआईए की टीम है वो वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद वो खाली एरिया था जहाँ पे उन्होंने जाके देखा तो 3 लड़के वहाँ पे दिखे। तो उनको कहा गया कि भाई आप सरेंडर करो। तो उस दौरान उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जो जवाबी फायरिंग में तीनों लोगों के पैरों में गोलियां लगी हैं, जिनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ उनको राउंड अप किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो अभी बीके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये तीनों? ये तीनों यहीं बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। एक मलेरना रोड का रहने वाला है, एक सुभाष कॉलोनी का है और एक गुप्ता स्कूल आदर्श नगर के पास रहने वाला है। किया पहले? हाँ, इन सभी पे पहले मुकदमे दर्ज हैं। सुनील पे भी एक मुकदमा दर्ज है, गोलू पे 3 मुकदमे दर्ज हैं और जोगिंदर है उस पे भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। किन किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं? पहले के संगीन धाराएं? इनके पहले झगड़े के और आर्म्स एक्ट के और लूटपाट के, इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं तीनों के खिलाफ। कितने राउंड फायरिंग की उन्होंने पुलिस के ऊपर सर? इन्होंने 10 से ज़्यादा फायरिंग की हैं पुलिस के ऊपर। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। मंडियों में गेहूं की बोरियां रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो दूसरी तरफ यमुनानगर की प्रतापनगर और छछरौली अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से अवैध तरीके से गेहूं किसान मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, पिकअप या ट्रैक्टर ट्रॉली में यमुनानगर से सटे राज्यों की गेहूं मंडियों में पहुंच रही है। बकायदा यूपी से गेहूं की सप्लाई ना हो इसके लिए होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। तो तैनाती के बावजूद भी कर्मचारी और होमगार्ड यमुनानगर से सटे राज्यों की अवैध गेहूं की सप्लाई नहीं रुक पा रही है। हमारे द्वारा ऑर्डर कर दिए गए हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टरों, कुछ चौकीदारों के जो वहाँ पे लगे होते हैं, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अपने होमगार्ड लगा दिए गए हैं। कल भी कुछ गेहूँ आया था जिनको वापस कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम उनको एंटर दे पा रहे हैं। वैसे जिम्मेवारी इनकी मार्केट कमेटी की बनती है कि वो अपनी मार्केट के कमेटी के अंदर के दायरे में बाहर की गाड़ी ना आने दें। आधे विभाग के तो हाँ वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं और वो पूरी निगरानी कर रहे हैं, वो किसी को वैसे अंदर आने नहीं दे रहे। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट सीजन टिल दी एंड हम अपने इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगा के रखते हैं और उन पर विजिलेंस भी रखते हैं कि हाँ एक वहाँ पे आते नहीं आते। डेली बेसिस पे हम उनकी फ़ोटो मंगाते हैं जियो टैग्ड कि हाँ वो है वहाँ पे नहीं है।
इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।